आज हमारी क्लास है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस की और हम अपना जो है वो नेक्स्ट टारगेट की तरफ जा रहे हैं जो कि है व्हाट कॉन्स्टिट्यूट एविडेंस। उससे पहले मैं थोड़ा सा रिवीजन की तरफ जाना चाहूँगी ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो कि अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है। अब तक हम लोगों ने पढ़ा है कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस फिजियोथेरेपी के लिए क्यों ज़रूरी है। ठीक, थोड़ी सी हमने थ्योरीज़ को डिस्कस किया है। एक फिजियोथेरेपिस्ट के लिए एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करने की क्या इंपॉर्टेंस है, आप किस तरह से ये प्रैक्टिस करके अपना लोहा पूरी दुनिया में मनवा सकते हैं। और इसके अंदर हमने ये पढ़ा है कि पेशेंट आप किस तरीके से एज सुन एज पॉसिबल ठीक कर सकते हैं। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्यों ज़रूरी है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस आप अपनी क्लिनिकल सेटअप पे किस तरीके से कर सकते हैं, हॉस्पिटल सेटअप्स के अंदर आप एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस किस तरीके से कर सकते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं, वो फर्दर स्टेप बाय स्टेप मैं डिस्कस आपसे करती जाऊंगी। उसके बाद हमने पढ़ा व्हाट डू वी नीड टू डू, कि रेलिवेंट क्वेश्चंस क्या होते हैं, आप अपने क्वेश्चंस को रिफ़ाइन किस तरीके से कर सकते हैं, इफ़ेक्ट ऑफ इंटरवेंशंस क्या होते हैं, एक्सपीरियंस क्या होते हैं, प्रोग्नोसिस क्या होते हैं, डायग्नोसिस क्या होती है। लेकिन मुझे लगता है कि इस चीज़ को आई थिंक दोबारा से थोड़ा सा डिस्कस करना चाहिए कि रेलिवेंट क्वेश्चंस क्या होते हैं, आप रिफ़ाइन किस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा मैं इस चीज़ के ऊपर दोबारा से फोकस करना चाहूँगी बिकॉज मुझे लगता है कि ये वो एक एरिया है जिस पर हमें बार बार बात करनी चाहिए और इंशाल्लाह हम एज सून एज़ पॉसिबल अपना कोर्स भी कवर अप कर लेंगे अगर इसी तरह से हम चलते रहें। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रेलिवेंट क्लिनिकल क्वेश्चंस क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट आपके पास आया है कि मुझे बैक में दर्द है या नी में दर्द है, तो रेलिवेंट क्वेश्चंस ये होता है कि आपने अपने पेशेंट से रेलिवेंट क्वेश्चन ही करने। ये नहीं आपने क्वेश्चन करना अगर कमर की दर्द बैकबोन की तकलीफ के साथ आ रहा है तो आपने ये नहीं पूछना कि भाई तुम्हें जो है शोल्डर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं करने कि भाई तुम्हें शोल्डर में दर्द है, अच्छा ये बताओ तुम्हें हाथ ऊपर उठाने में दर्द है, हाथ नीचे उठाने में दर्द है। तो आपने टू दी पॉइंट रहना है कि भाई आपने किया क्या था, आपके साथ पहला इवेंट हुआ कब, ये आपको बहुत पहले से है, ये अभी अभी हुआ, अचानक से हुआ, आप सोकर उठे तो हुआ, आपने कोई भारी वज़न उठाया तो हुआ। तो ये सारे रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं जिसकी वैल्यू है। अब ये क्वेश्चन आता है कि मैडम हमें किस तरीके से पता लगेगा कि कौन से एरिया के अंदर हमने कौन सा क्वेश्चन करना है। तो दिस इज़ वेरी सिंपल, साइंटिस्ट की एक टीम ने ये सारा कुछ डिज़ाइन किया हुआ है। आप अगर जो है वो गूगल पे सर्च करें और इंटरनेशनल परफॉर्मर्स फॉर बैक पेन, इंटरनेशनल क्वेश्चन आयर फॉर नी पेन, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस, एपिलेप्सी, हेडेक, ईच एंड एवरी कंडीशन, क्लियर, अगेन आई एम रिपीटिंग, ईच एंड एवरी कंडीशन ऑफ ईच एंड एवरी एरिया, वहाँ पर आपको स्टैंडर्डाइज क्वेश्चनर्स मिलेंगे। आपने वो क्वेश्चनर पिक करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप खुद से डिज़ाइन करना चाहते हैं कोई क्वेश्चनर, एज क्या है पेशेंट की डेमोग्राफिकली, तो आई थिंक आप लोग बहुत अच्छा से डिज़ाइन कर लेंगे। एज क्या है, पेशेंट रहता क्या है, जो कि हिस्ट्री टेकिंग में आप ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन आपको उससे ज़्यादा हिस्ट्री एक्सपेक्ट करनी है बिकॉज मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री टेकिंग जो है वो क्या होती है, 70% आप स्टूडेंट 70% जो आप किसी भी पेशेंट से जो है ना वो हिस्ट्री ले सकते हैं और उस हिस्ट्री के बेस पे आप डायग्नोसिस बना सकते हैं। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है बनस्बत इसके कि आपने खुद एक डिज़ाइन किया, आपने 100 उसमें क्वेश्चन डाले जिसमें से अगर आप किसी एक्सपर्ट को चेक करवाएंगे तो उसमें से 10 या 20 ऐसे होंगे जो कि रेलिवेंट होंगे, बाकी रेस्ट ऑफ दी अदर्स आपके लिए नॉन रेलिवेंट होंगे। तो इस सारी चीज़ों से बचने के लिए आपने क्या करना है, सिंपल से मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताना चाहती हूँ। आपने क्या करना है, अपर लिम्ब से रिलेटेड पैथोलॉजी जो भी है ना, आपने उसका इंटरनेशनल क्वेश्चनियर्स अपने पास रख लेने हैं अपनी क्लिनिक के ऊपर एक फ़ाइल बना के। ठीक है, फिर उसके बाद आप अपने लिम्ब वाइज आ जाए। स्पाइन रिलेटेड कंडीशन है आपकी, नी रिलेटेड कंडीशन है आपकी, एल्बो रिलेटेड कंडीशन है, हेल्थ रिलेटेड कंडीशन है। तो आपने अपनी क्या करी, इस तरह से 10 आपकी फाइल्स तैयार हो गई और आपने उस क्वेश्चंस की फ़ोटोकॉपीज़ करवा ली, 10-10 के सेट बना के आपने रख लिए। अब आपके पास पेशेंट आता है ओपीडी के अंदर। फॉर एग्जांपल आज की ओपीडी में आपके 5 पेशेंट हैं। पहला पेशेंट आपके पास आता है सर्वाइकल पेन के साथ, दूसरा आपके पास आता है नी पेन के साथ, तीसरा आपके पास आता है शोल्डर पेन के साथ, चौथा आपके पास आता है बैक के साथ, पांचवा आपके पास आता है प्लांटर फेशियाइटिस, एंकल रिलेटेड पैथोलॉजी, ये आपके फुट रिलेटेड पैथोलॉजी के साथ। तो अब आपने क्या करना है, जो भी पेशेंट कंडीशन आपके साथ आ रही है आपने वो क्वेश्चनर उठाया
और सारा अपने पेशेंट से पूछा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रेलिवेंट क्लिनिकल क्वेश्चंस उसके अंदर जो होते हैं, उसके बेस पे अब आपने रिफ़ाइन करना शुरू किया क्वेश्चंस को। आप रिफ़ाइन किस तरीके से करेंगे, देखें कुछ इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। अगर मैं आपसे बात करती हूँ नेक से रिलेटेड, ठीक है, मैंने मल्टीपल टाइम बताया कुछ आपके जो सिम्टम्स होते हैं ना वो आपकी बोन रिलेटेड होते हैं, कुछ आपके नर्व रिलेटेड होते हैं और कुछ आपके मसल्स रिलेटेड होते हैं। अब आपने अपने रिफ़ाइन करना क्वेश्चंस को स्टार्ट किया। अगर आपके नर्व रिलेटेड है तो आप ऑब्वियसली यही पूछोगे कि कहाँ तक ये दर्द जा रहा है, ठीक है ना। सर्वाइकल से पेशेंट जो आपका आया, मैं आपको उसी की एग्जाम्पल में आगे लेके चलती हूँ। आपका दर्द कहाँ तक जा रहा है, ठीक है, आपका जो दर्द है वो सिर्फ आपके एल्बो तक जा रहा है या पूरे हैंड तक जा रहा है, आखिरी की 2 फिंगर्स में जा रहा है, शुरू की 3 फिंगर्स में जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है हाथ के, या डॉर्सल सरफेस की तरफ जा रहा है, चुभने वाला है, शिद्दत कैसी। तो आपने उसी से रिलेटेड रेलेवेंट क्वेश्चंस करने, ठीक है, और आपने अपने क्वेश्चंस को रिफाइन कर लिया। अब वो कहते हैं मसल्स पेन है मुझे, ये कोई स्टिफनेस भी नहीं है, कोई न्यूरोपैथी भी नहीं है, कोई न्यूरोलॉजिकल साइन भी आपको नहीं मिल रहा, तो आपने मसल से रिलेटेड क्वेश्चंस उसके पूछना स्टार्ट कर दिए। भाई तुमने कोई वज़न तो नहीं उठा लिया है, कोई एक पोजीशन के अंदर तो नहीं सो गए हो, आपने फिर उसी की असेसमेंट की, उसी को चेक किया, भाई कोई ट्रिगर पॉइंट तो नहीं है, कोई फेशियल टाइटनेस तो नहीं है, मसल स्पाज़म तो नहीं हुआ, आपने हिस्ट्री ली कि हो सकता है कि वो पेशेंट उठा हो, वो कहे कि मैं रात में बिल्कुल ठीक था, मैं तकिए पर सोया और सो के उठने के बाद क्या हुआ, मेरी गर्दन वैसी की वैसी रह गई। क्लियर। तो स्टिफनेस होती है, एक्यूट कंडीशन होती है ना, तो उसके अंदर आपकी क्या हुआ, मसल स्पाज़म हुआ। तो आपने फिर अपने क्वेश्चंस को रिफ़ाइन करना शुरू कर दिया। अब आपने क्या किया, आपको मैंने पहले की बात बताई, ये मल्टीपल टाइम क्लास के अंदर मैं बता चुकी हूँ कि अगर मैं आपसे बात करूँ कि अब आपने इंटरवेंशन क्या देनी है, व्हाट डज़ इट मीन बाय इंटरवेंशन। जब मैं इंटरवेंशन का वर्ड यूज़ करूँ तो आपने समझना है कि ट्रीटमेंट हमने कौन सा देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मसल रिलेटेड है तो आपने मसल रिलेटेड ट्रीटमेंट देना है, न्यूरोलॉजिकल रिलेटेड है तो आपने न्यूरो की तरफ जाना है, अगर बोन रिलेटेड है तो आपने ट्रीटमेंट किसकी तरफ रखना है, बोन रिलेटेड की तरफ। चलें मैं अपनी सबसे पहले मैं डिस्कस करती हूँ बोन रिलेटेड। अगर बोन पैथोलॉजी है या बोन रिलेटेड चेंजेस है तो आपने क्या करना है, आप मैनुअल थेरेपी की तरफ जाएंगे, क्लियर हो गए, आप ग्रेडिंग सिस्टम की तरफ जाएंगे, आप ट्रैक्शन की तरफ भी जा सकते हैं। दूसरा आपकी जो अप्रोच है वो थेराप्यूटिक एक्सरसाइज की तरफ भी हो सकती है, आपने स्ट्रेचिंग वगैरह भी भाई दे दी, चलो मसल्स और बोन दोनों पे इफेक्ट आ गया। अगर आपको लगता है कि न्यूरो इन्वॉल्वमेंट है तो आप किसकी तरफ चले गए, न्यूरल मोबिलाइजेशन की तरफ चले गए। आपने अपर लिम्ब टेंशन टेस्ट कर लिए, ठीक है, उसमें अल्नर मीडियन रेडियल नर्व को आपने चेक कर लिया, कोई पैथोलॉजी तो नहीं है, तो आपने उस नर्व को क्या किया, रिलीज़ कर दिया। तो ये सारी चीज़ें जो आप देखना चाह रहे हो, अब आपने डिफरेंट ट्रीटमेंट दी, अब आप देखना चाहोगे इफ़ेक्ट क्या है। फॉर एग्जांपल 100 पेशेंट आपके पास सर्वाइकल पेन के साथ आए, 20 को आपने क्या दिया, न्यूरल मोबिलाइजेशन दी, 20 को आपने क्या दिया, टेंस अल्ट्रासाउंड दे दिया, ठीक है, और इसके अलावा हॉट पैक कोल्ड पैक दे दिए। रेस्ट ऑफ द अदर पेशेंट को आपने टेपिंग कर दी, ऑक्यूपंक्चर दे दी, ड्राई नीडलिंग। अब आपने देखना है इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशन कि भाई मैंने 100 लोगों को ट्रीटमेंट दिया, सबसे ज़्यादा कामयाब ट्रीटमेंट कैसा रहा। अब 100 में से क्या होगा, 20 का ग्रुप आप अपना बना लें। फॉर एग्जांपल जिनको गर्दन में बहुत शदीद दर्द है, एक्यूट स्पाज़म के साथ आपके पास है, 20 ऐसे हैं जिनको रेडिकुलोपैथी होगी, ठीक है ना, उनकी नर्व हो गई होगी, ब्लॉक हो गई होगी, नर्व दब गई होगी, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात कर रही हूँ, ठीक है। 20 आपके पास ऐसे हो सकते हैं, एक्यूट स्पाज़म वाले भी मैंने आपको बता दिए, नर्व वाले भी बता दिए। हो सकता है किसी में डीजनरेटिव चेंजेस आ रहा हो सकता है किसी कोई इंजरी के साथ आपके पास आ, जैसे कि वैप्लिश इंजरी। तो अब आपने डिफरेंट ट्रीटमेंट दे दी। अब आप देखेंगे इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशन, मतलब 20 को आपने जो ट्रीटमेंट दिया उसमें आपका क्या रिजल्ट मिला है, आपने जब टेंस दिया तो क्या मिला, वो क्या मिला। ये बहुत सिंपली सी बात समझाने के लिए, लेकिन अगर मैं आपसे आइडियली बात करूँ इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशन अगर किसी को भी देखना होता है तो एक कंडीशन होती है, क्लियर, उसी के ग्रुप बनाए जाते हैं एक जैसे और उस पर मल्टीपल ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात। जैसे कि अगर मैं उसको और डिटेल में आपको समझाना चाहूँ, 100 लोग आपके पास आ गए, 100 पीपल आपके पास सब्जेक्ट रिपोर्ट हुए हैं सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी के, जिसके अंदर आपका पेन जो है वो रेडिएट हो रहा है। 100 लोगों में से आपने क्या करा, ग्रुप बना लिए 4 25 के, सेम डेमोग्राफिक हो, मतलब आपकी एज भी सेम हो, आपके जेंडर्स अगर मेल फीमेल ले रहे हैं तो उसमें आप देख लेंगे कि एज ग्रुप भी सेम हो, कंडीशन भी सेम हो। भाई अगर मीडियल अल्नर रेडियल नर्व में से कोई 2 है तो 2 के ही अगर आपको टेस्ट पॉजिटिव मिल रहे हो तो वही पेशेंट आपने उठा लिए और उन्हीं के ग्रुप बना लिए। अब 25 को आपने टेंस दे दी थेरेपी, ठीक है, 25 लोगों को आपने मैनुअल दे दिया,
25 लोगों को आपने थेराप्यूटिक एक्सरसाइज दे दी ट्रीटमेंट के अंदर, और 25 भी बताई थी कि 10 दे दी, और 25 लोगों को आपने प्लेसिबो ट्रीटमेंट दे दिया, या फिर आपने दे दी ड्राई नीडलिंग दे दी, ऑक्यूपंक्चर थेरेपी दे दी, या फिर टीपिंग दे दी। अब आपके पास 4 ग्रुप आ गए सेम कंडीशन के, सेम उनकी डेमोग्राफिक्स से, मतलब उनकी जो एज ग्रुप वगैरह जो भी उनकी बेसलाइन सिमिलैरिटीज़ हैं वो सेम है। अब आपने देखना है कि इन 100 में से कौन से ग्रुप को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ। एक कंडीशन, 100 बंदे, 4 तरह का मुख्तलिफ ट्रीटमेंट। अब आपने देखना है कि भाई 25 लोगों को, जिन मैंने इस कंडीशन के अंदर 25 लोगों को मैनुअल दी उनको ज़्यादा फ़ायदा हुआ, या जिनको थेरेप्यूटिक दी उनको ज़्यादा फ़ायदा हुआ, या जिनको प्लेसिबो या फिर मैंने दूसरा ट्रीटमेंट दिया उनको ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो ये सारी चीज़ें आपने रिपोर्ट करनी है। तो ये आपका क्या कहलाया है, इफ़ेक्ट ऑफ इंटरवेंशन। अब एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। पेशेंट जो आपने 25-25 के ग्रुप पे बनाया, हो सकता है जो 25 लोगों को आपने एक ट्रीटमेंट दिया हुआ वो 3 सेशन में ठीक हो गया। 25 लोगों के अदर ग्रुप है जिसको आपने 10 दिया हो, आपने उसको 20 सेशन दिए हो तब भी इतना ठीक नहीं हुआ, ठीक है ना। प्री एंड पोस्ट आपने देखना है कि भाई आपको पहले दर्द कितना था, बाद में दर्द कितना हुआ, रेडिएट लेवल कम हुआ या नहीं हुआ, नर्व रिलीज़ हुई या नहीं हुई। ये 25 लोग जिनको आपने प्लेसिबो दिया था, मतलब कोई और ट्रीटमेंट दिया था, वो कितना बेहतर फील कर रहे हैं, किसने सबसे कम सेशन के अंदर रिकवर किया। तो फिर कोई एक ट्रीटमेंट ऐसा होगा ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैनुअल थेरेपी या फॉर एग्जांपल न्यूरल मोबिलाइजेशन, हो सकता है 3 सेशन में ही वो ठीक हो गया। तो आपके पास क्या एविडेंस आ गया, भाई इस कंडीशन के अंदर अगर आपने ये ट्रीटमेंट दिया तो आपका पेशेंट जल्दी ठीक हो सकता है। होप यू गॉट माई आंसर। नेक्स्ट आपका जो कंटेंट है, एक्सपीरियंस आपने किस तरीके से किया ना इस चीज़ को, कि आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा, पेशेंट पैनिक तो नहीं हुआ, ठीक रहा, ये ट्रीटमेंट देना आपके लिए ज़्यादा ईजी था क्या, और इस ट्रीटमेंट की बेस पे वो पेशेंट कितनी जल्दी ठीक हो सकता है, आप ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। क्लियर, क्यों, बिकॉज यू हैव ए एविडेंस कि ये मैंने ये अप्लाई किया और उसके बाद ये मुझे रिज़ल्ट मिला, तो ये हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आ गई जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी है, ठीक है। दूसरी जो चीज़ें हैं कि अब what constitute evidence about effect of intervention, आपके पास ये एविडेंस किस तरीके से आ सकते हैं, ठीक है ना। अब आपको इतनी मेहनत तो नहीं करनी, अब आप 100 बंदों को लेंगे और फिर ये करेंगे, तो एक पूरा रिसर्च प्रोसीजर हो गया। अब आप बोलेंगे हमारे पास इतना टाइम नहीं है, अब हमें जल्दी जल्दी बस पता होना चाहिए कि कौन सी कंडीशन के लिए कौन सा ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आपके पास रिसर्च जर्नल्स हैं, आपके पास डिफरेंट सोर्सेज हैं एविडेंस की, आपके पास हायरार्की ऑफ एविडेंस है, डिफरेंट स्टडी डिज़ाइन है। तो आज हम डिस्कस करना चाह रहे हैं एविडेंस हायरार्की, जो कि आपकी स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा। द बेस्ट एविडेंस फॉर इंटरवेंशंस कम फ्रॉम सिस्टमैटिक रिव्यू एंड RCTs। ओके स्टूडेंट, उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी एक चीज़ बता दूं, डिफरेंट सोर्सेज हैं जो आपके पास होते हैं। फॉर एग्जांपल, अब आप बोलें कि हमने एक नया सिलेबस इंट्रोड्यूस करवाया है, एक नया ट्रीटमेंट इंट्रोड्यूस करवाया, टाइम्स वालों का देखते हैं कि क्या ओपिनियन है, ठीक है ना, रेम्स वालों का देखते हैं क्या ओपिनियन है, MIHS का देखते हैं या किसी और कॉलेज का। तो आपने वो सारी चीज़ें देखनी है, तो आपने क्या किया, एक रिव्यू ले लिया। उसके बाद आपने देखना है कि फॉर एग्जांपल कि सबसे बेस्ट कॉलेज कौन सा है जिसके अंदर रिव्यू आ रहा हो। अगर मैं टाइम्स की बात करूँ तो आप लोग बोलेंगे भाई हमारी टीचिंग फैकल्टी बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड है, चलो यहाँ के जो टीचर्स ने बात की वो ज़्यादा लेवल वाली होती है। ये अगर आपको ये एग्जांपल भी मेरी क्लियर नहीं हो रही तो मैं आपको बात बताती हूँ कि फॉर एग्जांपल कोविड-19 है, ठीक है, जो आजकल बहुत चल रहा है। कोविड-19 के बारे में सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अमेरिका ने दी, सबसे ज़्यादा हार्वर्ड ने दी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने दी। अब वही आपको इन्फॉर्मेशन पंजाब यूनिवर्सिटी देती है, या वही इन्फॉर्मेशन आपको जो है वो कोई इंडियन यूनिवर्सिटी देती है। तो आप किसकी बात पे ट्रस्ट करेंगे? आई एम श्योर यू विल बी ट्रस्ट मोर ऑन हार्वर्ड एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। वाई? बिकॉज वो रिलायबल एक इदारा है, वो बहुत बड़ा इदारा है। आप कैसे कह सकते हैं वो रिलायबल इदारा है? बिकॉज वो टॉप 1 और 2 के अंदर आता है, सबसे पहले हार्वर्ड आती है, देन ऑक्सफोर्ड आती है, उससे ज़्यादा बेस्ट कोई यूनिवर्सिटी नहीं। और वहाँ पे जो चीज़ हो रही है, जो तहकीक हो रही है, जो वहाँ पे जो बात हो रही है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उस पर ट्रस्ट करेंगे। तो इसी तरह से डिफरेंट सोर्सेज हैं। अब सर्वे करना हो तो उसके लिए एक अलग स्टडी ग्रुप है, आपने किस तरीके से करना है, ठीक है। अगर आपने किसी ट्रीटमेंट से रिलेटेड अगर आपने कुछ जानना हो तो उसके लिए अलग है। जिस तरह से अगर मैं बात करूं कि अगर आपको ट्रीटमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए कि किस कंडीशन के अंदर कौन सी ट्रीटमेंट है और आप कितनी डोजेज उसकी दे सकते हो, तो आपका जो फर्स्ट जाना चाहिए वो जाना चाहिए सिस्टमैटिक रिव्यू एंड RCTs।
नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि सिस्टमैटिक रिव्यूज़ होते क्या हैं, RCTs क्या होती हैं, क्रॉस सेक्शंस क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें। हमारे पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ज़्यादा की जा रही है पूरी दुनिया में, वो की जा रही है रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स। कंट्रोल ट्रायल्स वही जो मैंने आपको बताया, 100 पेशेंट ले लिए, ग्रुपिंग बना दी, और उसका क्या होना चाहिए कि बेस लाइन सिमिलैरिटीज़ होनी चाहिए, भाई सेम एज है, ठीक है ना, ब्लड प्रेशर किसी को भी नहीं है, शुगर किसी को भी नहीं है, ताकि कोई ये ना बोले कि ग्रुप 1 ठीक हो गया तो इसलिए ठीक हुआ क्योंकि उनको ब्लड प्रेशर और शुगर नहीं था, ग्रुप 3 सही हो गए, C ठीक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उनको कोमॉर्बिडिटीज़ थी। तो आपने सब कुछ सेम रखना है, और उसके बाद आपने कोई भी ट्रीटमेंट उन्हें दिया और उसका आपने इफेक्ट देख लिया। दिस इज़ कॉल्ड RCT। थोड़ा सा मैं इसको रिव्यू दे रही हूँ। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द सिस्टमैटिक रिव्यू, सिस्टमैटिक रिव्यू के अंदर ये होता है जब से ट्रीटमेंट बना से लेके अब तक। फॉर एग्जांपल मैं 20 साल के अंदर देखना चाह रही हूँ क्या प्रोग्रेस हुई है, तो 2020 से लेके 2001 तक, अब तक 20 सालों में जितनी स्टडीज़ हुई हैं, जिन जिन बंदों ने की, कहाँ से स्टार्ट की, क्या क्या उन्हें मिलता गया, क्या क्या वो ऐड करते गए, तो कोई एक पार्ट भी मिस नहीं होगा ना, उसमें सब कुछ हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यही रेडिक्यूलोपैथी की बात करें, सर्वाइकल रेडिक्यूलोपैथी का हो सकता है पहले ज़माने में ट्रैक्शन देते हो, अभी भी देते हैं नो डाउट, ट्रैक्शन से ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, फिर ट्रैक्शन के साथ उन्होंने मोबिलाइजेशन रख दी, हो सकता है ट्रैक्शन के साथ उन्होंने थेराप्यूटिक रख दी हो 2005 के अंदर, हो सकता है 2007 के अंदर टेंस भी डाल दिया हो सकता है 2010 के अंदर उन्होंने क्या किया, ट्रैक्शन के साथ उन्होंने और क्या डाल दिया, हॉट पैक भी डाल दिए, कोल्ड पैक भी डाल दिया, स्ट्रेचिंग भी डाल दी, और अब 2020 तक हो सकता है कि आपके पास टेपिंग भी आ गई, हो सकता है ड्राई नीडलिंग भी आ गई। तो ईच एंड एवरी स्टेप जो ट्रीटमेंट के लिए होता गया आपको वो सारी स्टडी 10 साल 15 साल पुराना साल सिस्टमैटिक रिव्यू मिल जाएगा। उसमें आप देख सकते हैं कि जब शुरू में हम ये देते थे 20 साल पहले, तो पेशेंट कितना जल्दी ठीक होता था, फिर कौन सी एडवांस आई, फिर क्या हुआ, फिर किसने क्या किया, फिर किसने, और अब तक का आप देखेंगे 2020 तक में कौन से इलाज के लिए, कौन सी कंडीशन के लिए कौन सा ट्रीटमेंट सबसे परफेक्ट है, जिसके अंदर आप 2 से 3 सेशंस में पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। तो दिस इज़ सिस्टमैटिक रिव्यू, और ये सबसे मतलब टॉप मोस्ट, लाइक जिस तरह से मैंने बताया ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड हो गई है, तो ये सबसे ज़्यादा रिलायबल एक चीज़ है जो कि जिस पे आप बिलीव कर सकते हो, सिस्टमैटिक रिव्यू। और इसकी हायरार्की होती है, हायरार्की मतलब ये कि जिस तरह से लिस्ट होती है कि कौन सी टॉप 1 यूनिवर्सिटी है, टॉप 2 पे, कौन सी 3, 4, 5 पे, तो इसी तरह से एविडेंस हायरार्की। अब आप मुझे बताएं आप सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे बिलीव करेंगे, सिस्टमैटिक रिव्यू पे या RCTs पे? क्लियर। सिस्टमैटिक रिव्यू के अंदर होती RCTs ही हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के साइंटिस्ट ने रिसर्च की, RCT किया, रेंडमाइज कंट्रोल स्टडी की, इंडिया के साइंटिस्ट ने की, वहाँ के साइंटिस्ट ने की, तो 100 RCT अब तक 20 सालों में हुई है, और वो बिल्कुल ही जो है ना वो एयर वाइज, साइंटिस्ट वाइज क्या क्या दिया गया, वो ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो सिस्टमैटिक रिव्यू के अंदर क्या हो जाएगा, रिव्यू लिख दिया। जिस तरह से आप लोगों ने पढ़ी होगी प्रेसी राइटिंग होती है, आपको पूरी एक स्टोरी दी जाती है, आप पढ़ते हो और ये करते हो और आखिर में समराइज़ करते हो, क्रिटिकली एनालाइज करते हो, तो ये सब कुछ वैसे ही हो रहा होता है। थोड़ा सा आपको ओवरव्यू हो गया है कि सिस्टमैटिक रिव्यू क्या है, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल क्या है, कोहॉर्ट स्टडी क्या होती है, केस कंट्रोल क्या होती है, डिफरेंट स्टडीज़ होती हैं। आप कुछ लोग देखना चाहते हैं आज से 20 साल पहले क्या हुआ, पास्ट के अंदर जाना चाहते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, आपका केस कंट्रोल हो जाएगी, या कोहॉर्ट फॉरवर्ड स्टडी देखना चाहते हैं, या बैकवर्ड स्टडी देखना चाहते हैं, या सिर्फ सर्वे करना चाहते हैं, तो ये वो सारी चीज़ें। अब ये मैं हायरार्की के अंदर चली गई हूँ। आपने देखा है सबसे पहले जब भी कोई चीज़ आती है, जैसे कोविड-19 आया है आजकल, तो सबसे पहले एनिमल पे रिसर्च होगी, फिर उसके बारे में एक रिपोर्ट तैयार होगी, हमने इस एनिमल को ये ड्रग दी, उससे फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, फिर केस कंट्रोल स्टडीज़ तैयार होगी कि भाई पिछले दिनों में कुछ दिया गया था स्टडी, मतलब इस तरह की कोई और वायरसेस वगैरह थे जिस पे कोई और ट्रीटमेंट वगैरह हुआ, तो आप पास्ट में भी जाके देखोगे। और कोहॉर्ट क्या होता है, फ्यूचर में जाके देखोगे कि यार देते रहो वैक्सीन, देते रहो, आज से 2 साल 3 साल बाद जाके देखेंगे कि कितने लोग बेहतर हुए इन 3 सालों के अंदर, 2000 लोग, 2 लाख, 3 लाख। रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल यही है कि आपने ग्रुपिंग बना दी, बच्चों को अलग वैक्सीन की डोज दे दी, बड़ों को अलग दे दी, उसको अलग दे दी, फिर आपने देखा कि किसके अंदर कैसा रिजल्ट आ रहा है। और सिस्टमैटिक रिव्यू के अंदर ये होगा कि 3 सालों के अंदर एनिमल से लेके अब तक कितनी स्टडीज़ की गई, कोहॉर्ट कौन सी की गई, पास्ट में कौन सी स्टडीज़ दी गई, किसने अपनी केस रिपोर्ट बनाई, किसने क्या किया और क्या नहीं किया। दिस इज़ ऑल अबाउट रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। के बाद किसको देख रही थी, सिस्टमैटिक रिव्यू, ठीक है। और ये क्या होती है, सबसे स्ट्रॉन्ग मैथडोलॉजी होती है,
ठीक है, और एविडेंस हायरार्की के अंदर दिस इज़ ऑन टॉप मोस्ट। थैंक यू क्लास।